इंडियन पोएट्री। तो अर्ली हिस्ट्री का मतलब हो गया 1820 से 1870, 19th century was followed by the era of Indian Renaissance। इसके तुरंत बाद 1870 के तुरंत बाद इंडियन पोइट्री में रेनेसां का फेज शुरू हो गया। तो रेनेसां का फेज का मतलब ये नहीं है कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का जो पतन हुआ उससे उत्पन्न परिस्थितियां। इंडियन रेनेसां का मतलब होता है कि इंडियन लिटरेरी फिगर्स, भारत में जो पोएट्स थे वो नई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करने लगे, नए नए सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल्स होने लगे, सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। उन विषयों पर पोएट्स ने चर्चा शुरू किया। अब तक जो पोएट्स थे वो पुराने इंग्लैंड की बातों को फॉलो कर रहे थे, अब ये अपने नए एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। इट विटनेस्ड मेनी पॉलिटिकल एंड सोशल अपहीवल। 1870 से 1900 के दौरान ढेर सारे पॉलिटिकल और सोशल अपहीवल हुए। कोई एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अपहीवल बतला दीजिए, कोई एक इंपॉर्टेंट घटना बतला दीजिए। 1870 से 1900 के बीच में क्या हुआ? The most important of them was the foundation of Congress by A.O. Hume। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस दौरान कि A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। किस सन में? 1885। तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल घटना जो थी वह कांग्रेस की स्थापना थी। एंड स्पीडिंग अप ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और जिस संस्था ने, जिस पार्टी ने, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की रफ्तार को गति दिया, कांग्रेस की स्थापना के बाद आजादी की लड़ाई में थोड़ी सी तेजी आई। नेचर एंड ग्लोरिफिकेशन, नेचर मीन्स प्रकृति, एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और ये बतलाना कि हमारी संस्कृति बेहद अच्छी है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताना, वर द मेजर थीम्स ऑफ द पोएट्री ऑफ दिस एरा। इस युग की कविता की प्रमुख विशेषताएं, प्रकृति का वर्णन और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताना, ये दोनों चीजें इस युग की कविताओं में थी। A number of spiritual, religious and mystical poetry were also written। इस दौरान आध्यात्म पर कविता लिखी गई, धर्म पर कविता लिखी गई, रहस्यवाद पर कविता लिखी गई, आत्मा, परमात्मा, आफ्टर लाइफ, बिफोर लाइफ, इन सब पर चीजें लिखी गई इस रेनेसां के दौरान। तो कविताओं का विषय बदलने लगा। तोरू दत्त, तोरू दत्त बेहद इंपॉर्टेंट पोएट थी इस पीरियड की। 1856 से 1877। तोरू दत्त नाम सुना हुआ है, कहीं नहीं सुना हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम था तोरू लता दत्त। इज अ रिमार्केबल पोएटेस ऑफ दिस पीरियड। ये एक महान पोएटेस थी इस पीरियड की। She is known to us for her poetic work, Ancient Ballads and Legends of Hindustan। इसने इस कविता संग्रह को लिखा, Ancient Ballads and Legends of Hindustan। दरअसल तोरू दत्त का पूरा परिवार हिंदू था, लेकिन तोरू दत्त के पिता ने
क्रिश्चियन ऑफिसर्स के प्रभाव में आकर के क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लिया। आरंभ में तोरू दत्त की मां ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन जब पति ने क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लिया तो तोरू दत्त की मां ने भी क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लिया। लेकिन तोरू दत्त की मां काफी पढ़ी लिखी और विदुषी थी, तो वह अपनी पुत्री को भारतीय संस्कृति की कथाएं सुनाया करती थी। उसी पर तोरू दत्त ने ये कविताएं लिखी। इट ग्लोरिफाइज द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। यह कविता संग्रह एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, भारत के सांस्कृतिक अतीत को ग्लोरीफाई करता है। हर लाइफ वाज शॉर्ट बट ट्रेजिक। यह सिर्फ 21 साल तक बची। 21 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई इसकी कविता हम लोग पढ़ेंगे सेमेस्टर 6 में। She lost her mother, her brother, her sister and in her poems. इसकी मां मर गई, इसका भाई मर गया, इसकी बहन मर गई, और अपनी कविताओं में यह अपने भाई और बहन को अक्सर याद करती थी। मार्जिन में नाम लिख लीजिए, भाई का नाम अब्जू और बहन का नाम अरु। अब्जू और अरु, ABJU, अब्जू और अरु। Although a convert to Christianity, मूलतः यह बंगाली हिंदू थी, लेकिन बाद में ये इसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इसके पिता ही ने एक्सेप्ट कर लिया था। She has imbibed the ancient spirit. इसने अपने अंदर कल्टीवेट किया प्राचीन भारत के प्राचीनता के प्रति प्रेम और भारत के प्रति प्रेम, इस भाव को इसने अपने अंदर उत्पन्न किया। इस भाव को इसने अपने अंदर उत्पन्न किया। She has also depicted the beauty and grandeur of nature. भारतीय संस्कृति को ग्लोरीफाई करने के अलावा इसने प्रकृति का भी वर्णन अपनी कविताओं में किया। कवि प्रकृति की ब्यूटी, सुंदरता और ग्रैंडर, भव्यता का वर्णन किया। याद रखिए, आरंभिक कवि जो थे वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रोमांटिक्स और विक्टोरियंस थे। इंग्लैंड के रोमांटिक पोएट्स और विक्टोरियन पोएट्स के प्रभाव में थे। हर सीन्स एंड लैंडस्केप्स वर सुपर्ब। अपनी कविताओं में जो प्राकृतिक दृश्य का वर्णन इसने किया है वो बेहद शानदार था। हर पोएम्स ऑन सावित्रीज फेथ इन हिज लव। इसने कविता लिखा जिसमें इसने बतलाया कि सावित्री छूट गया क्या। हर पोएम्स लाइक सीता, किसके ऊपर होगा? सीता किसका नाम था? राम की पत्नी का। राम की पत्नी का। अवर कैजुरिना ट्री, ये पढ़ना है आप लोगों को सेम 6 में जाकर के। एंड बोगमारी, बोगमारी भी सेम 6 में पढ़ना है। आर मास्टरपीसेस ऑफ नेचर पोएम्स। इन सभी कविताओं में प्रकृति का शानदार वर्णन है। हर पोएम्स ऑन सावित्रीज फेथ इन हिज लव सत्यवान। सावित्री और सत्यवान की कथा आप वट सावित्री पूजा के दौरान सुनते होंगे। सावित्री बेहद पतिव्रता थी। जंगल में लकड़ी काटने के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई। यमराज आए, लेकिन सावित्री ने यमराज को प्रसन्न करके वरदान ले लिया और अपने पति को पुनर्जीवित किया। इनफैक्ट द कर्म, तो वास्तव में सावित्री और सत्यवान की कथा जो है कविता आधारित है कर्म के ऊपर। लक्ष्मण's unquestionable loyalty for Ram,
लक्ष्मण की वफादारी राम के प्रति एंड रिगार्ड्स फॉर सीता, और सीता के प्रति सम्मान का भाव। द डिस्क्रिप्शन ऑफ उमा, उमा का मतलब कृष्ण की पत्नी का क्या नाम था? रुक्मणी। रुक्मणी। तो उमा कौन थी? महादेव की पत्नी सर। पार्वती। द डिस्क्रिप्शन ऑफ उमा द गॉडेस, भारत's affection for the orphan deer, भारत का स्नेह अनाथ हिरन के प्रति। कौन सा भारत? कौन सा भारत? राम का भाई। राम का भाई। और कोई भरत है? दुष्यंत, राजा दुष्यंत का पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा है नाम। ध्रुवाज कॉन्स्टेंट वर्शिप, ध्रुव का यमराज के प्रति या ध्रुव का ईश्वर के प्रति निरंतर भक्ति, तो यमराज को भी ध्रुव को स्थान देना पड़ा परमानेंट, ध्रुव तारा जिसको बोल रहे हैं। प्रहलाद क्वेस्ट फॉर गॉड, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद की खोज ईश्वर की, एटसेट्रा आर आउटस्टैंडिंग पीसेस ऑफ पोएट्री। ये सारी चीजें बतला रही है कि कविता की इस पैराग्राफ की आप दूसरी लाइन पर जाइए। इट ग्लोरिफाइज कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तोरू दत्त की कविताओं में भारतीय सांस्कृतिक अतीत का बड़ा ही शानदार वर्णन है। Her sister Arudatta also produced some exquisite pieces of verse along with Toru. इसकी बहन अरुदत्त ने भी कुछ शानदार कविताएं लिखी। Her 8 poems in Torus, तोरू दत्त की कविता संग्रह थी A Sheaf Gleaned in French Fields। उसमें अरुदत्त की भी 8 कविताएं थी। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट अ नोट ऑन तोरू दत्त's कंट्रीब्यूशन। वो आपको ध्यान रखना होगा, कब पैदा हुई, कब मरी, और इसके वर्क्स का नाम। 150 वर्ड्स में, तो ये 150 वर्ड्स में ही होगा, ज्यादा तो है नहीं। तो तोरू दत्त एक बेहद इंपॉर्टेंट पोएटेस है जिस पर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। बाकियों के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। बाबू नवकिशन घोष। अब देखिए, ये सारे के सारे नाम आपको मिल रहे हैं बंगाल के। ऊपर से नाम मिलना शुरू हुआ। देखिए, ऊपर में सबसे पहले काशी प्रसाद घोष बंगाल, हेनरी लुइस विवियन दरोजियो बंगाल, माइकल मधुसूदन दत्त बंगाल, उसके बाद तोरू दत्त बंगाल, बाबू नवकिशन घोष बंगाल, फिर विवेकानंद आएंगे बंगाल। तो सब बंगाल के ही हैं। उसकी वजह यह है कि अंग्रेज सबसे पहले जाकर के कलकत्ता बसे और बंगाली उच्च परिवार संपर्क में आया अंग्रेजों के। उन्होंने भाषा सीखी, विदेश गए पढ़ने, तो फिर इस तरह की कविताएं लिखी। बाबू नवकिशन घोष, also known as राम शर्मा, was an important poet of the era। ये इंपॉर्टेंट पोएट था इस युग का। इस युग का एक इंपॉर्टेंट पोएट था। His famous poems, इसकी प्रसिद्ध कविताएं जो थी वो था सॉन्ग ऑफ लव, वो था सॉन्ग ऑफ लव। ऑब्जेक्टिव चाहेगा तो आपसे पूछ देगा कि बाबू राम शर्मा के नाम से कौन जाना जाता था। His famous verses are collected in one volume। एक कविता संग्रह थी सॉन्ग ऑफ लव एंड डेथ। फिर अगला नाम देखिए, रोमेश चंद्र दत्त। तो फिर ये बंगाली।
रोमेश चंद्र दत्त जो थे वह तोरू दत्त के चाचा थे। चाचा थे या भाई था, क्या था पता नहीं, रिश्तेदारी थी। फेम, मेरे ख्याल से चाचा थे। Fame as an Indo-Anglian poet rests on his classic rendering of the रामायण द महाभारत। इसने द रामायण और द महाभारत का ट्रांसलेशन किया था अंग्रेजी में, और जो मीटर इस्तेमाल किया था उसमें आयम्बिक पेंटामीटर वगैरह शब्द सुने होंगे, तो ये लॉक्सले हॉल मीटर का इस्तेमाल किया था। ये ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, द रामायण और द महाभारत को इंग्लिश में पहली बार किसने ट्रांसलेट किया था? तो रोमेश चंद्र दत्त ने। नागेश विश्वनाथ पै दक्षिण भारत का ये पोएट था। तो दक्षिण भारत में भी अंग्रेजों का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। कहां पर? मद्रास। द एंजल ऑफ मिसफॉर्चून इज अ मेट्रिकल रोमांस, ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। गिरीश चंद्र दत्त ये तोरू दत्त के पिता थे, ऑल्सो अ पोएट ऑफ 19th century। He is famous for his collection of verse titled चेरी ब्लॉसम नाम की कविता संग्रह इसने प्रकाशित की थी। फिर स्वामी विवेकानंद, नाम सुना हुआ लगता है। यस सर। Yes, sir. स्वामी विवेकानंद इज अ पावरफुल स्पिरिचुअल पोएट ऑफ दिस एरा। इस युग के एक इंपॉर्टेंट कवि थे। असली नाम क्या था? नरेंद्रनाथ। नरेंद्रनाथ। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। He was an exceptionally gifted genius, बेहद प्रतिभाशाली पोएट थे। He wrote a few poems which are philosophical as well as religious। इसने philosophical और धार्मिक कविताएं दोनों लिखी। They show wonderful depth and worth। इनकी कविताओं में जबरदस्त भाव थे और एनर्जी थी। अगर वर्ब शब्द याद नहीं रहेगा तो उसके बदले में आप लिख लीजिए एनर्जी शब्द। अगर वर्ब शब्द याद नहीं रहता है तो आप एनर्जी शब्द लिख लीजिए। इनकी एक प्रसिद्ध कविता थी द कप। बतौर पोएट आपको विवेकानंद पर प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ऐसे कोई बहुत महान कवि नहीं थे। Thus the 19th century Indo-Anglian poetry did the work of foregrounding। इस तरह से इस युग के कवियों ने फोरग्राउंडिंग का काम किया। वो फोरग्राउंडिंग क्या बला होती है? किसान खेत जोतने के पहले क्या करता है? खेत को तैयार करता है कि नहीं करता है? यस सर। सीधा ले जाकर के धान छिड़क दिया, उगना है तो उगो, नहीं उगना है तो मत उगो, हमको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा करता है? नो सर। उसी को बोलते हैं फोरग्राउंडिंग। इन कवियों ने फोरग्राउंडिंग का काम किया। इन कवियों ने पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि अब महान भारतीय कवि आए और अपनी कविताओं को लिखें। शुरुआत तो इन लोगों ने कर दिया। आप ही अपनी पढ़ाई शुरू करने के पहले फोरग्राउंडिंग करते हैं, पैंतरेबाजी दुनिया भर का। कभी लाइट जला रहे हैं, कभी लाइट बंद कर रहे हैं, कभी कॉपी दाहिने रख रहे हैं, कभी बाएं रख रहे हैं, कभी किताब उठा रहे हैं, इस किताब को उधर रख रहे हैं। करते करते 1.5 घंटा बिता दिए, पिताजी को बता दिए कि हाँ पढ़ करके उठे। तो इन लोगों ने फोरग्राउंडिंग का काम किया फॉर रिच लिटरेरी हेरिटेज, ताकि अच्छी कविताएं लिखी जा सके, विच वॉज टू कम आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद तो अच्छी कविताएं लिखी गई, इसमें कोई शक की बात नहीं। ऐसे कविताएं इनकी भी अच्छी थी। The poetry of the 19th century produced before the independence in a novel lacked poetic qualities। अब तक जो कविताएं लिखी गई 1820 से लेकर के 1900 तक के बीच, 1820 से 1870 द अर्ली एरा, 1870 से 1900 तक इंडियन रेनेसां, ये भी शानदार कविताएं थी। In fact, the poetic qualities of these poems were at par। At par means समकक्ष।
with the poetic qualities of the English poetry in the West. इन लोगों ने जो कविताएं लिखी वह इंग्लैंड के कवियों की कविताओं से किसी भी मायने में कम नहीं थी। तो प्रश्न आपसे क्या पूछेगा? वापस प्रश्न पर चलिए, जहां पर प्रश्न लिखे थे वापस वहां पर चलिए। प्रश्न आपसे क्या पूछेगा? इंडो एंग्लियन पोइट्री ऑफ द 19th सेंचुरी। तो आप कहां से कहां तक लिखिएगा? 1820 से 1900 तक। और इसमें दो पीरियड आते हैं, द एज ऑफ पायनियर्स और द एरा ऑफ इंडियन रेनेसां। दो पीरियड आते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंपैक्ट ऑफ रोमांटिसिज्म का क्या असर पड़ा 19th सेंचुरी की कविता में, तो क्या लिखिएगा? इसी आंसर को, इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट शुरू हुआ था तो कविताओं में प्रकृति का प्रभाव देखा जा सकता था और साथ ही साथ कविताओं में शानदार अतीत का वर्णन रहता था। तो इंडिया की भी इन कविताओं में क्या चीज का वर्णन था? प्रकृति का और भारत की शानदार अतीत के बारे में। प्रश्न पूछ सकता है इंडो एंग्लियन पोएट्री ऑफ द फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज में आपको विवेकानंद लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन 1820 से 1870 के बीच जो हुए वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडो एंग्लियन पोइट्री ऑफ प्री इंडिपेंडेंस, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आजादी के पहले इंडो एंग्लियन पोइट्री, इंडो एंग्लियन पोइट्री ऑफ प्री इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले इंडो एंग्लियन पोइट्री। हो गया? भारत कब आजाद हुआ? 1950 में कि 1952 में? 1947। हाँ। तो इस आंसर में आप कहां से कहां तक लिखेंगे? आजादी के पूर्व इंडो एंग्लियन पोइट्री कहां से कहां तक लिखेंगे? 1947 से पहले। अरे वो तो प्रश्न में लिखा ही हुआ है कि 1947 के पहले। कहां से कहां तक? उन्नीस सौ के बाद। क्यों 1900 के बाद? 1820 के बाद क्यों नहीं? 1820 आजादी के पहले नहीं था क्या? था सर। है ना? तो आप इस आंसर में 1820 से लेकर के 1947 तक लिखेंगे। अब 1820 से 1947 तक लिखेंगे तो आंसर तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारे कवि हो जाएंगे। तो जो कम महत्व के कवि हैं आप उनको छोड़ दीजिएगा और जो बेहद महत्वपूर्ण कवि हैं आप उनके बारे में लिख लीजिएगा। क्या? यस सर। तो देखिए कि आंसर में क्या लिखा हुआ है। पहला पैराग्राफ पिछले आंसर जैसा है, दूसरा पैराग्राफ भी पिछले आंसर जैसा है। दूसरे पैराग्राफ की अंतिम लाइन देखिए, इट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड द पैट्रियोटिक फीलिंग्स ऑफ द पोएट्स। इस दौरान जो कविताएं लिखी गई, 3 तरह की कविताएं लिखी गई इस दौरान। प्रकृति के ऊपर, भारत के शानदार सांस्कृतिक अतीत के ऊपर और तीसरा देशभक्ति के ऊपर। क्यों?
क्योंकि तीसरा पीरियड जो था वो पॉलिटिकल अवेकनिंग का पीरियड था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस ने 1885 से लेकर के 1900 तक कुछ विशेष नहीं किया था, लेकिन 1900 ऑनवर्ड्स कांग्रेस ने आंदोलन चलाया पूरे भारत में आजादी के लिए। तो ये पॉलिटिकल अवेकनिंग का युग था, राजनैतिक चेतना जागृत हो रही थी पूरे हिंदुस्तान में। तो फिर एक तीसरे तरह की भी कविता आएगी और वो तीसरे तरह की कविता थी पैट्रियोटिक पोएम्स, देशभक्ति की कविताएं। सबसे पहले काशी प्रसाद घोष, पहले भी पढ़ चुके हैं इसको आप। दूसरा डेरोजियो, पहले भी पढ़ चुके हैं आप इसको। तीसरा माइकल मधुसूदन दत्त, पैराग्राफ बदलते चलिए आप, इसको भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तोरो दत्त, सेम आंसर, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर बाबू नबुकिशन घोष, पहले भी पढ़ चुके हैं। स्वामी विवेकानंद, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब नया क्या जुड़ गया? 1900 से 1947 के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण कवि जुड़ गया, वो था रविंद्रनाथ टैगोर। नाम सुना हुआ लगता है? यस सर। यस सर। इनकी पोती का क्या नाम है? हीरोइन है बहुत जबरदस्त, इनकी पोती कौन है? शर्मिला टैगोर। टैगोर। तुम लोग जैसा विद्यार्थी रहेगा नहीं तो आत्महत्या कर लेगा टीचर। कुछ बोल देना है, टैगोर है और इसके भी नाम के नीचे टैगोर है तो मान लेना है कि शर्मिला टैगोर ही इसकी पोती है। शर्मिला टैगोर को कोई लेना देना नहीं है रविंद्रनाथ टैगोर से, याद रखिएगा। हम इसीलिए पूछ लिए आपसे, शर्मिला टैगोर को कोई लेना देना नहीं है रविंद्रनाथ टैगोर से, याद रखिएगा। तब तो सारा अली खान क्या हो गई जी इनकी परपोती। Rabindranath Tagore is, without question, the greatest songwriter and lyrical genius of modern India. इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मॉडर्न इंडिया के या प्री इंडिपेंडेंस के, मॉडर्न इंडिया नहीं बोलिए, प्री इंडिपेंडेंस वहां पर शब्द लिख लीजिए, प्री इंडिपेंडेंस, ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस के एक महान कवि थे। इनकी प्रसिद्ध कविता है द गार्डनर, द क्रेसेंट मून, फ्रूट गैदरिंग, लवर्स गिफ्ट्स, क्रॉसिंग, गीतांजलि। ठीक है। द फाइनेस्ट ऑफ ऑल हिज क्रिएशंस इज गीतांजलि। गीतांजलि इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था इस साल 1913 में। 13 ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा कि बनेगा सर। बनेगा। तो इसको याद रखिएगा, सन भी याद रखिएगा, गीतांजलि भी याद रखिएगा, नोबेल प्राइज भी याद रखिएगा। गीतांजलि का अनुवाद किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं इंग्लिश में। गीतांजलि मूलतः बांग्ला में लिखी गई थी, लेकिन इन्होंने खुद ने ट्रांसलेट किया था गीतांजलि को बांग्ला में। मार्जिन में लिखिए सॉन्ग ऑफरिंग्स। गीतांजलि को जब ट्रांसलेशन किया था तो उसके ट्रांसलेशन का नाम था सॉन्ग ऑफरिंग्स। सॉन्ग ऑफरिंग्स। फिर श्री अरबिंदो हुए। श्री अरबिंदो हुए। टाइम है अभी, चलिए। श्री अरबिंदो हुए। द ग्रेट सीयर ऑफ पुडुचेरी। एक साल क्वेश्चन पूछ चुका है
कि पुडुचेरी के, यानी जिसको आज पौंडीचेरी बोलते हैं, उनके महान संत कवि का नाम क्या था? तो वो श्री अरबिंदो था। श्री अरबिंदो जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे और हिंसा पर यकीन रखते थे, लेकिन बाद में सब कुछ त्याग करके ये पुडुचेरी चले गए और वहीं रहने लगे। और इनकी सबसे प्रसिद्ध योगदान है सावित्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिज मैग्नम ओपस, इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है सावित्री इज द ग्रेटेस्ट एपिक इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ऑब्जेक्टिव पूछेगा। सरोजनी नायडू नाम कुछ सुना हुआ लगता है? यस सर। सुना हुआ। सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? इसकी प्रसिद्ध कविता है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम, ब्रोकन विंग इत्यादि। हर पोइट्री इज नोटवर्दी फॉर द विविड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन एटमॉस्फेयर। भारत का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। इनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। इसका जिक्र 12th में आप पढ़ चुके हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स में। उसने भी कुछ कविताएं लिखी है। अगर हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय को आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। Thus the Indo-Anglian poetry of pre-independence did the work of foregrounding। फिर सेम पैराग्राफ है। तो अगर एक याद होगा तो दोनों याद हो जाएगा, एक याद नहीं होगा तो एक भी याद नहीं होगा। आपसे शॉर्ट आंसर पूछ सकता है रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान पर। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है सरोजनी नायडू के योगदान पर। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है 1900 से लेकर के 1947 के कवियों के योगदान पर। तो आपको मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है? लिंक को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तुरंत कनेक्ट होइए। स्लैश कीजिए। और 20th सेंचुरी कहां से कहां तक? 1900 से लेकर के सन 2000 तक। तो 2000 तक पढ़ना नहीं है हम लोगों को, 1950 तक बहुत है, उसके आगे नहीं पढ़ना है। पहला पैराग्राफ पिछले आंसर जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मोटे तौर पर एक ही तरह के हैं। दूसरा पैराग्राफ, अब याद रखिए 19th सेंचुरी के कविता की क्या विशेषता थी? द एज ऑफ पायनियर में शुरुआत में रोमांटिक्स, इंग्लैंड के रोमांटिक्स का प्रभाव था। तो बिल्कुल शुरुआती कविताओं में प्रकृति का वर्णन था और भारत के शानदार सांस्कृतिक अतीत का वर्णन था। ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री था। फिर उसके बाद आया पॉलिटिकल अवेकनिंग का दौर। तो उस समय देशभक्ति नाम का एक सब्जेक्ट जुड़ गया। अब 20वीं शताब्दी में कहां से कहां तक? 1900 से 1947 और 1947 से लेकर के आप 1960 तक मान लीजिए, चलिए। तो इस दौरान कविताओं में क्या था? देशभक्ति। और जब देश आजाद हो गया तो आजादी के बाद भी जोश जाते जाते थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं लगता है? यस सर। मैट्रिक में आपको 89% आ गया तो पूरा 12th तक जोश रहता है आपको। पहला झटका लगता है जब 11th का रिजल्ट खराब होता है, और दूसरा झटका लगता है जब 12th में किसी सब्जेक्ट में फेल कर गए, तब मैट्रिक वाला खुमार उतर जाता है। तो यही हुआ था इंडिया में भी। 1900 से 1947 तक ढेर सारी देशभक्ति की कविताएं लिखी गई।
और जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद भी देशभक्ति की कविताएं लिखी जा रही थी कि ऐसा देश बनाएंगे, वैसा देश बनाएंगे। पहला पैराग्राफ वैसा का वैसा है। सेकंड पैराग्राफ से देखिए, द पोएट्री ऑफ द 20th सेंचुरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस पेट्रियटिज्म। जबरदस्त देशभक्ति का भाव था 20th सेंचुरी कविता में, और पॉलिटिकल अवेकनिंग और राजनीतिक चेतना थी। इट वॉज ऑल्सो द पोएट्री ऑफ प्रोटेस्ट। यह पोएट्री ऑफ प्रोटेस्ट था। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम? अंग्रेजों के खिलाफ। It marks a significant departure not only in respect of the subject matter. 1900 के बाद जो कविताएं लिखी गई उसका सब्जेक्ट मैटर भिन्न हो गया और मैनर ऑफ एक्सप्रेशन और अभिव्यक्ति के तरीके भी बदल गए। अब सब्जेक्ट मैटर कैसे भिन्न हो गया? तोरू दत्त जो कविताएं लिख रही थी वो प्रकृति की सुंदरता पर लिख रही थी। तोरू दत्त जो कविताएं लिख रही थी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता सावित्री पर लिख रही थी कविता। लेकिन 1900 के बाद जो कविताएं लिखी गई वो भारत के बारे में लिखी जा रही थी, देशभक्ति के बारे में। और पहले की कविताएं जो थी, कोई लॉक्सले हॉल मीटर में लिख रहा है, कोई ब्लैंक वर्स में लिख रहा है, तो अब कविताओं के तौर तरीके बदल गए। जिसको जो मर्जी है वो इस्तेमाल कर रहा है। पहले तो अंग्रेजों के प्रभाव में थे, अब अंग्रेजों के प्रभाव में नहीं थे ये। The poets of this era came to understand the importance of taking their art seriously. इस समय के कवियों ने 1900 के बाद के कवियों को लगा कि नहीं, कविता लिखना जो है यह एक गंभीर काम है और इसे गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। ये नहीं कि आटा दाल चावल बेच रहे हैं और 15 मिनट का टाइम मिला तो एक कविता लिख देना। इनको लगा कि कविता के लिए पढ़ना लिखना, पढ़ा लिखा होना ज्यादा जरूरी है, ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है, समझ होनी चाहिए। तो कविता लिखना जो है वो किसी अरे गहरे का काम नहीं है। इन्हें ये बात समझ में आई। They realized that easy writing cannot make good poetry. इन्हें महसूस हुआ कि बैठे बिठाए कुछ नहीं काम करने को है तो दो कविता लिख दें, ये नहीं हो सकता है। इन लोगों ने कविता लिखने के काम को गंभीरता पूर्वक लिया और यही कारण है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिल गया था। They believed that the profession of poetry is a consecrated endeavor and an exciting discipline. इनको लगा कि कविता लिखने का पेशा, प्रोफेशन, पेशा जो है कंसेक्रेटेड, यह एक होली एफर्ट है। एंडेवर मींस एफर्ट, प्रयास, कंसेक्रेटेड एफर्ट। आप डेडिकेटेड शब्द लिख सकते हैं उसके बदले में कि यह एकदम समर्पण वाला काम है। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे कविता आप लिख लें। अब बैठे बैठे कविता लिखने कहते हैं तो किसको कहते हैं? आपके घरों में शादियां होती है और शादियों में गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाते हैं आप? कोई भी फिल्मी धुन पर चार बहन मिल करके आप लोग बैठ गए और कोई भी फिल्मी धुन पर कोई गीत बना लिए और शादियों में उस गीत को गा रहे हैं, तो उसको कविता नहीं बोलते हैं। ऐसे कविता तो वो भी है, उसको कविता नहीं बोलते हैं। छठ के दौरान और दशहरा में, छठ के दौरान देवी के गीत और दशहरा के दौरान लखबीर सिंह लखा का गीत, उसको कविता नहीं बोलते हैं। कोई पिक्चर के ट्यून पर अपना 4 लाइन जोड़ दिया, गाना गा दिया, हम और आप जैसे बेवकूफ अपना मस्ती से उस गाना को सुन रहे हैं, उसको कविता नहीं बोलते हैं। इन्हें लगा कि कविता एक गंभीर काम है और इसे गंभीरता पूर्वक लिखा जाना चाहिए। किसके द्वारा? उन्हीं के द्वारा जो पढ़े लिखे, ज्ञानवान और सीरियस हैं, जो सोच समझ सकते हैं। The new poets of Indo-Anglian poetry believed in this philosophy. अब जो कवि आ रहे थे इंडो एंग्लियन पोएट्री में,
न्यू पोएट्स, पारंपरिक नहीं। दे टुक देयर वोकेशन सीरियसली, इन लोगों ने अपने पेशे को बेहद गंभीरता पूर्वक लिया। वोकेशन मीन्स पेशा। अपने पेशे को इन लोगों ने गंभीरता पूर्वक लिया कि नहीं, कविता लिखने बैठ रहे हैं तो थोड़ी सी गंभीरता पूर्वक लिखें। तो 1900 से लेकर के और 1960 तक कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि हुए? तो बाबू नबुकिशन घोष होगा कि नहीं होगा? 1918 में मरा है, होगा? भूलेगा ही नहीं। फिर उसके बाद 2 लाइन पढ़ चुके हैं बाबू नबुकिशन घोष को। फिर 2 लाइन नीचे देखिए, रोमेश चंद्र दत्त पढ़ चुके हैं। नागेश, फिर 2 लाइन नीचे देखिए, नागेश विश्वनाथ पे पढ़ चुके हैं। गिरीश चंद्र दत्त पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ चुके हैं। श्री अरबिंदो पढ़ चुके हैं। सरोजनी नायडू पढ़ चुके हैं। हाँ कि ना? हाँ। यस हाँ सर। सर। तो एक ही बात को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आप केवल क्रम याद रखिएगा, आंसर आपका नहीं छूटेगा। किसको नहीं पढ़े हैं? हम लोग नहीं पढ़े हैं देश आजाद होने के बाद 1947 के बाद कौन कौन से कवि हुए हैं। द बॉडी ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं आप। जो अंग्रेजी कविताएं लिखी गई has certainly been greater during the later 20th century. 1947 के बाद ढेर सारी अंग्रेजी कविताएं लिखी गई हिंदुस्तान में than in the previous epoch. प्रीवियस एरा में जो कविताएं लिखी गई उनसे ज्यादा कविताएं लिखी गई इस युग में लिखी गई। इपक मतलब एरा, एज, ये ध्यान रखिएगा। इपक शब्द नहीं याद रहेगा तो एरा लिख लीजिए। निसीम एजिकल, ये है मॉडर्न पोएट, नाम नहीं भूल सकते हैं इसको। और जब हम बोलते हैं आपको कि नाम नहीं भूल सकते हैं तो आप नाम नहीं भूल सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, आपको शॉर्ट नोट पूछ देगा इसी मैजिकल पर। आगे पढ़ेंगे हम लोग फिर डिटेल में। occupies an important place among the Indian English poets. इसकी प्रसिद्ध कविता संग्रह है A Time to Change, 60 poems. The third, द के ऊपर भी इन्वर्टेड कॉमास लगाइए। A.K. रामानुजन दक्षिण भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण कवि था। A bilingual poet of the South is the most talented of the new poets. इसने 2 संग्रह लिखे, द स्ट्राइडर्स और रिलेशंस। कमला दास सुरैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमला दास जो मलयाली कवित्री थी, लिख लीजिए मार्जिन में, मलयालम कहां बोला जाता है? केरल। केरला। केरल में। तो यह अंग्रेजी में भी लिखती थी और मलयालम भाषा में भी कविता लिखती थी। वहीं पर एक शब्द और लिख लीजिए, बाइलिंगुअल। 2 भाषाओं में ये कविता लिखती थी। बाइलिंगुअल, बाई मीन्स 2, लिंगुअल भाषा, 2 भाषाओं में लिखती थी। अंग्रेजी के अलावा ये मलयालम भाषा में कविता लिखती थी। अब ये प्रसिद्ध क्यों है? मार्जिन में लिख लीजिए वहीं पर, फेमिनिस्ट थी ये।
फेमिनिस्ट थी, FEMINIST। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। फेमिनिस्ट थी। अब फेमिनिस्ट क्या बला है? फेमिनिस्ट बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो स्त्रियों के लिए समान अधिकार और अवसरों की वकालत करता हो, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। जो स्त्रियों के लिए रिजर्वेशन की बात करता हो उसको नहीं बोलते हैं फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट उसको बोलते हैं जो स्त्रियों के समान अधिकार और समान अवसरों की बात करता है, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। ये एक फेमिनिस्ट थी और कमला दास को पूरे जीवन काल में अश्लील कवि बोला जाता था। पूरे जीवन काल में कमला दास की गिनती ऐसे कवियों में होती थी जो अश्लील कविताएं लिखती थी। तो ऐसी निंदा क्यों की जाती थी कमला दास की? कमला दास की ऐसी निंदा इसलिए की जाती थी क्योंकि कमला दास अपनी कविताओं में विमेन एंड सेक्स के बारे में खुल करके लिखती थी। ये स्पष्ट रूप से लिखती थी कि सेक्स की चाहत केवल पुरुषों को नहीं होती है, स्त्रियों को भी होती है। और इस विषय पर कविता लिखने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। पुरुषों ने हिम्मत नहीं किया था इस विषय पर लिखने के लिए, लेकिन इस विषय पर कमला दास कविता लिखती थी। इसलिए अगर कोई स्त्री ऐसा बोल दे तो भारतीय समाज उसको क्या बोलेगा? उसकी बुराई करेगा, चरित्रहीन। इसलिए कमला दास को अश्लील कवियों की श्रेणी में रखा जाता था। अगर आपके घर में आपका भाई बोल दे कि मैं लव मैरिज करूंगा दूसरी जाति के लड़की से, तो क्या होगा? कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा। अरे आजकल का लड़का सब करता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बोल दीजिए लड़की होकर के घर में कि मैं प्रेम विवाह करूंगी दूसरे जाति के लड़के से, तो चरित्रहीन कहला जाइएगा तुरंत। तो ये ठीक यही कमला दास के साथ हुआ। कमला दास ने बाद में अपना धर्म बदल लिया और मुस्लिम बन गई और अपना नाम रख लिया सुरैया। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। कमला दास माधवी कुट्टी के नाम से भी कविता लिखती थी। माधवी कुट्टी, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। ठीक है, तो मार्जिन में विमेन एंड सेक्स भी लिख लीजिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट पोएट है। इज अ बाइलिंगुअल पोएट। हर पोएटिक आउटपुट कंसिस्ट्स ऑफ 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। 3 प्रसिद्ध कविता संग्रह है इसकी। समर इन कैलकाटा, द डिसेंडेंट्स एंड द ओल्ड प्ले हाउस। इन सभी के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ना था, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में कटौती हो गई है तो सब हट गया। जयंत महापात्रा, ये उड़ीसा का कवि है। मार्जिन में लिख लीजिए उड़ीसा। ओडिशा बोलते हैं आजकल। जयंत महापात्रा, ओडिशा। ODISHA। और मार्जिन में लिख लीजिए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स था ये। ऑब्जेक्टिव में एक साल पूछ चुका है कि फिजिक्स का प्रोफेसर कौन था, तो ये प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स था। इज अ प्रोलिफिक राइटर। ढेर सारी कविताएं इसने लिखी। अब उड़ीसा का कवि है तो इसकी कविताएं कहां केंद्रित होंगी? तिरुपति के मंदिर के इर्द गिर्द या देवघर के मंदिर के इर्द गिर्द? उड़ीसा। पुरी के मंदिर के इर्द गिर्द।
Among volumes of poetry, his poems titled A Rain of Rights, Waiting the False Start इत्यादि। K.N. दारूवाला, K.N. दारूवाला पारसी था, ये भी पढ़ना था आप लोगों को, लेकिन सिलेबस से हट गया। इज अ पुलिस ऑफिसर, ये आईपीएस था। इसने भी कविताएं लिखी। इसकी कविताएं प्रसिद्ध है अंडर अ रायन, क्रॉसिंग ऑफ रिवर एंड विंटर पोएम्स। इसके अलावा इतना तो आपको हर हालत में याद रखना है। इसके अलावा अगर दो चार नाम आपको याद रह जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। डॉन मोरेस, पी लाल, आर पार्थसारथी, शिव के कुमार, ए के मेहरोत्रा, ओपी भटनागर, ये सब कुछ नाम हैं जो याद रह जाएं तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको अपने याद नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला पैराग्राफ आपको हर हालत में याद रखना है। ये नाम का लिस्ट पढ़ लीजिएगा कि नहीं पढ़िएगा, कि उसको पढ़ करके सुना दे हम। उसके बाद पढ़ काहे नहीं, नाम पढ़ना नहीं आता है तुमको? पढ़ लेंगे सर। The Indo-Anglian poets of the 20th century have attained a fusion between substance and medium of expression. इन कवियों ने एक काम किया, इन्होंने फ्यूजन बिटवीन सब्सटेंस, कई विषयों को मिला जुला करके लिखा। आजादी पर भी लिखा, भविष्य का भारत कैसे बनाएंगे उस पर भी लिखा, फेमिनिज्म के ऊपर भी लिखा, प्रकृति का भी वर्णन किया, भारत के ग्लोरियस पास्ट का भी वर्णन किया, गरीबी का, भूखमरी का, हिंसा का, दंगों का, इन तमाम चीजों का, बाढ़ का दृश्य, भूकंप का दृश्य, तमाम चीजों का, वैश्याओं के जीवन का वर्णन किया, सब चीज का, पुरी के मंदिर का जिक्र किया, सब चीज का जिक्र किया। तो फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस था एंड मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, और इन सभी के कविताओं के अभिव्यक्त करने का तरीका भिन्न था। They have availed the right to change and recreate language. इन्होंने भाषाओं के साथ, इंग्लिश के साथ भी तरह तरह का एक्सपेरिमेंट किया। The poetry of this period range from personal emotion, अपने व्यक्तिगत इमोशन के बारे में भी लिखा कमला दास, लिरिसिज्म, कुछ गीत ऐसे भी लिखे जो गाए गुनगुनाए जा सकते थे, तो कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंट्स, भाषा के साथ कुछ जटिल प्रयोग भी किए, इंटेलेक्चुअल टोन भी था, पंजेंट सटायर, चुभने वाला सटायर, व्यंग भी था इनकी कविताओं में, और नर्सरी राइम भी इन लोगों ने लिखा। इन लोगों ने नर्सरी राइम भी लिखा। तो इस तरह से इन लोगों ने कविता को लिखा। द फ्यूचर ऑफ न्यू इंडियन इंग्लिश पोइट्री नो डाउट इज ग्लोरियस, शानदार होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। क्वेश्चन लिखिए, द इंडो-एंग्लियन पोइट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। द इंडो-एंग्लियन पोइट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इसमें कब से कब तक आएगा? 1947 से 2000। ब्रैकेट में लिख लीजिए 1947 ऑनवर्ड्स। आजाद कब हुआ था भारत? 1947। तो 1947 के बाद के कवि, तो क्या इसमें विवेकानंद आएंगे? नो सर। बाबू नवकिशन घोष आएंगे? नो सर। टैगोर आएंगे? नो सर। सरोजिनी नायडू? नो सर। नहीं, क्यों नहीं आएंगे भाई? सरोजिनी नायडू तो देश की आजादी के बाद मरी। लिखी नहीं होगी। नहीं लिखी होगी, अगर नहीं लिखी होगी तो नहीं पढ़ेंगे।
सर